हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये हमारा जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन लीनियर, जिसमें बात होगी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है लीनियर के अंतर्गत, मैंने आप लोग को अरे बताया, लिंक लिस्ट बताया, स्टैक बताया और क्यू बताया। 4 प्रकार का लीनियर होता है, इनका ऑपरेशन बताया। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो 4 प्रकार है उसको यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, और सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना दिया है उसको भी यहीं पे दे रहा हूँ मैं, यहाँ जाके उसको देख लीजिएगा एक बार आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही। तो सही मायने में आज आपको पता चलेगा ये डायग्राम का क्या मतलब होता है क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का ट्री डायग्राम है, और आज का हमारा टॉपिक ही है ट्री। ठीक है, तो जैसे कि ट्री नाम से क्लियर हो यार, जैसे कि पेड़ होता है नहीं, बट फ़र्क इतना रहता है डाटा स्ट्रक्चर का ट्री और जो आप लोग जो पेड़ पौधे देखते हैं उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ से रूट शुरू होता है और फिर आपका जो है इस प्रकार से आपका ट्री बनते जाता है। ये उसका जो है क्या होता है, उनका ये जो उसके एक प्रकार से उसका जो आप लोग का जिसको हम लोग हिंदी में उसकी जो शाखाएँ हैं ना जी, ये शाखाएँ हैं उसकी। ठीक है, ये आपका रूट होता है जो मुख्य जड़ होता है, फिर उसकी बहुत सारे ऐसे शाखाएँ निकलती। बट जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका मुख्य है डाटा स्ट्रक्चर। इसके देखो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लो डबल, और ये नॉन प्रिमिटिव। तो हमारी जो अब बात होती है वो नॉन प्रिमिटिव की ही बात कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव को यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसका हम लोगों ने 2 प्रकार देखा था। एक लीनियर होता है जहाँ पे डेटा क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखा जाता है, दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर का हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अभी हम इस क्लास से फोकस करने वाले हैं नॉन लीनियर का, जिसका 2 प्रकार होता है, एक होता है आपका ट्री और दूसरा होता है आपका ग्राफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ट्री की। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा मैं नॉन प्रिमिटिव को बता देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव को यूज़र डिफाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूज़र द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसे ये आपका मेमोरी है, अब इस मेमोरी में जैसे ये मेमोरी का अलग अलग भाग है। ठीक है, तो कौन से भाग में कौन से डेटा को रखना है, कैसे रखना है, वो यूज़र डिफाइन करता है। यूज़र द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कि डेटा को कहाँ रखना है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर, जहाँ पे डेटा जैसे ये पहला डेटा है तो दूसरा डेटा आपका यहीं पे ही रखाएगा, तीसरा डेटा यहाँ पे रखाएगा ऐसे। बट ऐसा नहीं है, जो नॉन लीनियर होता है उसमें हो सकता है पहला डेटा यहाँ रखा हो, दूसरा यहाँ रखा हो, तीसरा यहाँ रखा हो, चौथा इधर रखा हो, ऐसे हो सकता है। क्लियर है क्या? तो नॉन लीनियर में आपका आ जाता है। तो नॉन लीनियर कहता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा क्रमबद्ध तरीके से मतलब सिक्वेंशियल तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें एक डेटा आइटम किसी भी अन्य डेटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। पहला यदि यहाँ है तो हो सकता है कि यहाँ पे तीसरा के बाद यहाँ पे दूसरा ऐसे रखा हो, ऐसे भी हो सकता है। क्रमबद्ध तरीके से हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। 2 उदाहरण है इसका, एक होता है ट्री, एक होता है आपका ग्राफ। अब डायरेक्ट मैं बात करता हूँ ट्री की। तो ये देखिए मैंने आपके सामने कैसे ट्री बनाया हुआ है माफ़ करिएगा। ठीक है, इस डायग्राम में जो भी चीज़ें लिखी हुई है देखिए कैसे बनता है। ये एक नोड होता है, उससे ऐसे फिर ऐसे ऐसे बस ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसा आपका बनते जाता है, ये ट्री कहलाता है। ठीक है, ये उसकी शाखाएँ हैं, ये उसके चाइल्ड भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं सब चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका परिभाषा में कि एक नॉन प्रिमिटिव होता है तथा नॉन लीनियर होता है। सबको पता है, अभी तक मैंने बता दिया है नॉन लीनियर क्यों है। दूसरा, प्रत्येक डेटा आइटम को हम नोट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डेटा आइटम कौन कौन सा यहाँ पे है, ए है, बी है, सी, डी। ये जो जो ऐसे एक गोले के अंदर जो रखा हुआ है ना, जो सर्कल के अंदर, जो वृत्त के अंदर, वो डेटा है हमारा। यहाँ पे ए बी सी डी की जगह पे आपका नाम भी हो सकता है। जैसे आप सबने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा अभी आप स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, तो आप लोग को याद होगा एक वंश वृक्ष का एक फैमिली ट्री बना होगा कि आपके दादाजी कौन थे, फिर उनके कितने संतान थे, फिर उनके कितने संतान थे। इस प्रकार से कम 5 पीढ़ी का नाम लगता है, 5 जनरेशन का। उसके बाद ही आपका जो है क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है वो आपका नोड है। तो ट्री के जितने भी डेटा रहते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नोड के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या?
ट्री नोड का एक समूह होता है, बहुत सारे नोड, जैसे देखो ABCDEFGH ऐसे इतने सारे नोड, लगभग देख लीजिए आपके पास कितने नोड है, 8 नोड है। तो बहुत सारे डेटा होते हैं मतलब नोड होते हैं, नोड के समूह होता है। और यहाँ पे डेटा किस तरीके से रखा जाता है, तो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। हायरार्किकल का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से डेटा का जो है पहले इधर देखिए यहाँ पे लेवल 0 पे डेटा रखा हुआ है, फिर 2 पे रखा हुआ है, ऐसा मतलब एक तरीके से एक क्रम के हिसाब से रखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल कहा जाता है। ठीक है क्या। यहाँ पर जो ट्री होता है वो किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, ये पेरेंट और चाइल्ड। ये देखिए पेरेंट चाइल्ड का मतलब होता है कि आपके पालक और उसके बच्चे के टर्म्स में। जैसे देखिए इस डायग्राम में जो सबसे पहला जो ऊपर में जो रहता है, जैसे देखिए पेड़ कैसे बनता है, एक बीज रहता है, उस बीज को आप लगा देते हैं, उसका जड़ बनता है, रूट बनता है, उसके बाद उसके शाखाएं निकलना ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसी होता है ना। तो जो ट्री होता है, ट्री का जो सबसे पहला वाला जो नोड होता है, सबसे पहला नोड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड। मतलब सबसे पहले वाला नोड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूट जानते हैं। रूट को हम लोग बोलते हैं, रूट नोड को आप क्या कह सकते हैं, पेरेंट नोड बोल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट होता है। तो और उसके नीचे जैसे B C D ये जुड़े हुए हैं, तो ये उसके चाइल्ड कहलाएंगे। बी के कितने चाइल्ड है, ई और इफ 2 चाइल्ड है, सी का कोई चाइल्ड नहीं है, डी के 2 चाइल्ड है, जी और एच। तो ये देखो, तो ये पिता पुत्र या पिता पुत्री मतलब चाइल्ड और पालक और बच्चे के रिलेशनशिप के आधार पर ये काम करता है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए अभी मैंने यही बताया, जो सबसे ऊपर होता है कहीं या जो सबसे पहला वाला नोड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। ठीक है क्या। तो एक नोड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। जैसे देखिए ई का केवल एक ही पेरेंट कौन है, बी। ठीक है, ये एफ है, उसका एक पेरेंट है कौन, बी। तो देखिए ये कहता है कि एक नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि देखिए जैसे ये ई है और ई के ऐसे 2 पेरेंट बन गए, बी और सी, तो ये देखिए ऐसा नहीं बनेगा भाई। ठीक है, बट एक नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकता है। जैसे देखो ए के कितने चाइल्ड है आपके, 3 है, BCD। बी कितने चाइल्ड है, 2। डी कितने चाइल्ड है, 2। सी के एक भी चाइल्ड नहीं है। तो एक नोड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है, बट उसके जो चाइल्ड है वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और रूट नोड चूंकि सबसे ऊपर होता है और ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, तो उसका कोई पेरेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्री में प्रत्येक नोड का 0 या ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं। जैसे देखिए सी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, मतलब 0 चाइल्ड है, मतलब या तो चाइल्ड नहीं हो तो भी चलेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है ट्री के लिए, 2 चाइल्ड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम हो सकता है, वो ऐसा कह रहा है। ऐसे नोड जिसका चाइल्ड नहीं होता, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए सी का देखिए, सी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। लीफ मतलब पत्ती, पत्ती के बाद देखिए पत्ती के ऊपर से शाखा नहीं निकलता है ना, तो उसी प्रकार से जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसको लीफ नोड कहते हैं या टर्मिनल नोड कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखते हैं, लीफ या टर्मिनल। और ऐसे नोड जिसका चाइल्ड होता है, जैसे देखो बी का चाइल्ड है, डी का चाइल्ड है, तो या उसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा भी जरूरी नहीं कि 2 ही हो, यहाँ पे हो सकता है ई एच के बाद आपका आई रहता मान लो, तो यहाँ पे ऐसे नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो, है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो जिसका चाइल्ड नहीं रहता उसको टर्मिनल कहते हैं, और जिसका चाइल्ड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे तो ट्री हमेशा, हाँ मतलब मैं जो पहला पॉइंट मैंने कहा था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मली जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे से यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता है। बट ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, तो ये क्या होता है आपका टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसा। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है जो ट्री में प्रयोग किया जाता है, उसको भी चलिए करके मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। सबसे पहले रूट नोड मैंने आपको बताया, जो भी आपका ट्री होता है उसका जो सबसे पहला होता है, नोड, देखिए क्या कह रहता है कि जो नोड होता है उसका सबसे ऊपर वाला भाग क्या जो ट्री बना है उसका सबसे ऊपर का जो नोड होता है उसको लोग क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। और होता कैसा है ये, तो जो रूट नोड होता है ट्री का, वो हायरार्की में ऊपर से नीचे की ओर ऐसे जो है वो अलग अलग नोड को जोड़ के रखता है व्यवस्थित क्रम में। ठीक है, हायरार्की का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया पदानुक्रम, पद के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। ठीक है क्या। और यदि बात करें इसमें, अभी मैं बताऊंगा आपको लेवल क्या होता है, बट यहाँ पे देख लीजिए जिसका लेवल हमेशा 0 होता है, लेवल 0 का मतलब होता है कि ये रूट नोड के लिए है और यहीं से आपका ट्री बनना स्टार्ट हुआ है, ऐसा है। सब ट्री, उप ट्री क्या है तो देखिए क्या होता है, यदि रूट नोड है, ए आपका रूट नोड है, और इसमें जो चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब यदि रूट नोड 0 रहता, यदि मान लो ऐसा है, बस यहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब अब इसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है, तभी तो वो 0 होता ना। लेकिन यदि चाइल्ड है, मतलब यदि रूट नोड 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ट्री में जैसे कि देखिए ये T1 T2 T3,
ये अलग एक रूट के 3 सब ट्री कहलाएंगे। क्यों 3 सब ट्री कहलाएंगे? क्योंकि देखिए अगर हम इसको अलग से देखें तो ये भी एक प्रकार का ट्री है, ये भी एक ट्री है, और आपका T2 में भी यहाँ पे भी एक अलग ट्री है। तो सब ट्री का मतलब होता है ट्री का ही उपभाग, ठीक है। यदि रूट नोड है और उसके यदि एक भी चाइल्ड है तो वो उसके क्या कहलाएगा? सब ट्री कहलाएगा। जैसे देखिए BEF एक सब ट्री है, DGH एक सब ट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लीफ नोड। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया है, लीफ नोड को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल नोड कहते हैं, या इसी को एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं यदि किसी भी नोड का चाइल्ड नहीं है ठीक है। जैसे C उदाहरण के लिए इसमें देख लीजिए, C एक ऐसा आपका नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसे हम लोग लीफ नोड कहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो सबसे नीचे का नोड होता है। ट्री में किसी भी संख्या में लीफ नोड मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक ही होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए देखिए E भी एक लीफ नोड है, F भी एक लीफ नोड है, G भी एक लीफ नोड है, H क्यों? क्योंकि ना तो E, F, G और H किसी का भी चाइल्ड नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका होता है पाथ। तो देखिए पाथ मतलब होता है रास्ता। तो इसमें रास्ता कैसा होता है? जो कॉन्जिक्यूटिव होता है, जो निरंतर नोड रहते हैं किनारे वाले। किनारों में मतलब देखिए जैसे ABE किनारे में कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक पथ में है, लाइन से है। जैसे देखिए A से B, B से E एक लाइन से, वैसे A से D, D से H। तो यदि किनारों में सीक्वेंस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं। जैसे ये वाले डायग्राम में आपका हो जाएगा, देखिए A से आप B जाएंगे, B से आप E जाएंगे। उसी प्रकार से किनारे में देख लीजिए A से D जाएंगे और D से आप H जाएंगे। तो इस प्रकार से जो किनारे में जो एक रास्ता होता है, जो सीक्वेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए जो रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंसेस्टर नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वज। जैसे देखिए ए का पूर्वज, तो पूर्वज उससे जस्ट ऊपर पेरेंट रहेगा। पूर्वज किसको बोलते हैं? हमारे जो पूर्वज हैं मतलब हमारे पेरेंट्स, मतलब हमारे फादर, देन उनके फादर, मतलब हमारे ग्रैंड फादर, देन उनके फादर, ऐसे। तो देखिए जैसे ई की बात करूँ तो ए का पूर्वज कौन है? बी है, और बी का पूर्वज कौन है? ए है। यदि एफ का बात करूँ तो बी का पूर्वज बी है, बी का पूर्वज ए है। एच की बात करूँ तो ए का पूर्वज डी है और डी का पूर्वज ए है। तो वही कहता है कि नोड का एंसेस्टर किसी भी प्रीडिसेसर, मतलब उसका जो पूर्ववर्ती नोड पर रूट से उस नोड तक पहुंचने का मार्ग रहता है। मतलब आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से यदि आपको रूट तक पहुंचने के लिए जो मदद करता है, आपको जो हेल्प करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर नोड। जैसे मैं कहूँ कि जी के लिए बताइए एंसेस्टर नोड, तो जी क्या है आपका डी, और डी से फिर आप ऐसे जाएंगे ए में। इसी देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है एफ का पूर्वज कौन है? तो एफ का पूर्वज है बेटा, देख लो उससे ऊपर जाके देखिए एफ का पेरेंट बी और बी का पेरेंट ए। अब आप रूट तक पहुंच गए हैं तो यही बन जाएगा आपका कि भाई एफ का पेरेंट आपका बी और ए दोनों हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं डिग्री की। तो आपसे क्वेश्चन में एक ट्री दे दिया रहेगा, यही एक डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी डिग्री कितनी है, या नोड बी की डिग्री कितनी करके पर्टिकुलर बी के लिए भी पूछ सकता है, या इस ट्री का पूछ सकता है। तो देखिए डिग्री का मतलब होता है कि उस ट्री में उपस्थित मैक्सिमम एलिमेंट पर डिपेंड करता है, अधिकतम कितने एलिमेंट है। जैसे ये देखिए आप, यदि मैं इस ट्री का कहूँ तो इस ट्री में देखिए एक ऐसा नोड ढूंढे जिसमें अधिकतम चाइल्ड है। जैसे बी की बात करें तो बी के कितने चाइल्ड आपके? 2 दिख रहे हैं। डी के कितने हैं? 2 है। और ए के कितने हैं? 3 हैं। तो जो अधिकतम चाइल्ड की संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो ये जो हमारा ट्री है इस ट्री में नोड ए में अधिकतम 3 चाइल्ड हैं। तो ये जो ट्री है इसका हम लोग का क्या कहेंगे? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्योंकि उसी में अधिकतम है। यदि यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे यदि मैं f को ऐसे यदि 4 बना देता, 4 नोड जोड़ देता, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती? 4 हो जाती। क्योंकि देखिए a में सिर्फ 3 था, f में 4 है, तो उसकी डिग्री 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेवल पूछ। कभी कभी क्या होता है, ऐसा आपका एक ट्री दे देगा आपके पास और बोलेगा इसका लेवल बताइए। तो इस ट्री में देखिए लेवल हमेशा नोड से शुरू करो। ये देखो ये वाला पहला आपका लेवल 0 है, क्योंकि नोड हमेशा जो रूट नोड होता है उसकी लेवल 0 होता है। उससे एक नीचे आइए, देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लेवल 1 हो जाएगा। इससे नीचे कितना हो जाएगा? लेवल 2। यहाँ पे यदि आइटम रहता है, एक भी नोड रहता, तो वो लेवल 3 हो जाता। तो इस प्रकार से आप लेवल की गणना करते हैं। तो क्या होता है कि ट्री में प्रत्येक नोड को एक लेवल नंबर दिया जाता है। प्रत्येक नोड अपने पेरेंट्स की तुलना में एक लेवल ऊपर नीचे रहता है। जैसे देखिए यदि बी ए का पेरेंट है तो उससे एक लेवल ऊपर है, और यदि ई की बात करें तो अपने जो रूट नोड है उससे 2 लेवल नीचे रखा हुआ है। तो ट्री का रूट नोड हमेशा 0 लेवल पर मौजूद होता है। इस ट्री की लेवल की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा लेवल 2। क्लियर है क्या? क्योंकि अधिकतम लेवल 2 तक गया है। वर्टेक्स की बात करें तो ये जो नोड होता है जो सर्कल में से रखा हुआ है, जैसे जो ये जो गोला गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स एक ऑब्जेक्ट या नोड होता है जो नाम या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है। जैसे ABCDEFG ये सब क्या है? आपके नोड है। और 2 अलग अलग नोड को जोड़ने के लिए
दो वर्टाइसेस है, जैसे देखिए ए और बी को जोड़ने के लिए हमने एक सिंगल लाइन का यूज़ किया है, बी और ई को जोड़ने के लिए सिंगल लाइन है, यहाँ पे बी और एफ को जोड़ने के लिए सिंगल लाइन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज। दो वर्टाइसेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एज करता है। क्लियर है क्या? कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वर्टेक्स की संख्या यदि दिया गया, मान लो वर्टेक्स की संख्या यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8 है। तो आप एज की संख्या ज्ञात करिए। तो एक फार्मूला याद रखना, एज की संख्या हमेशा वर्टेक्स की संख्या से एक कम होता है। कितना होता है? वर्टेक्स की संख्या से एक कम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्टेक्स देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टेक्स कितना है? 8 है। तो एज 7 होगा। कैसे? देखिए, एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 और ये देखो 7। तो कितने एज है? तो वर्टेक्स की संख्या यदि n है तो एज की संख्या क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको पसंद आया है तो यस लिखिए, पसंद नहीं आया है तो आप नो करके लिख दीजिए। क्लियर है क्या? और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।